हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 5 है, समकालीन दक्षिण एशिया फर्स्ट बुक, उसका हम चैप्टर 5 देखने वाले हैं, समकालीन दक्षिण एशिया। यह जो वीडियो है 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होने वाला है और उसी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड या उत्तर प्रदेश बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड जहां एनसीईआरटी बेस्ड किताब है, एनसीईआरटी शामिल है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि जो हमारा यह वीडियो है एनसीईआरटी को आधार बनाकर बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है, जो पीडीएफ है, अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलें, आज के इस पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स देखेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इस टाइम। सबसे पहले देखेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है, उसके बाद देखेंगे भारत और श्रीलंका के कैसे संबंध रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे भारत और बांग्लादेश के कैसे संबंध हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्या स्थिति रही थी उस समय, और अंत में देखेंगे भारत और नेपाल। तो पूरा यह टॉपिक पार्ट 1 में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है। तो लिखता है, दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। यानी जो दक्षिण एशिया के देश हैं वहाँ सद्भाव भी है, शत्रुता भी है, आशा है तो निराशा भी है, शंका है, शंका में डॉट्स होते हैं, संदेह होता है, तो शंका भी है और विश्वास भी है एक दूसरे के देशों पे। तो ये कई सारे फैक्ट्स हैं जो इन देशों में मिलते हैं। इस जो दक्षिण एशिया के देश हैं उसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित किया जाता है। ये सारे देश जो हैं दक्षिण एशिया में शामिल हैं, इसलिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। अगर दक्षिण एशिया अगर कहीं लिखा हुआ मिले भी, तो आप समझ जाइए कि ये सारे देश उसमें शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। तो दक्षिण एशिया में लिखता है, उत्तर की ही विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। जहां ये दक्षिण एशिया के देश हैं, उसकी भौगोलिक परिदृश्य का यहाँ वर्णन किया गया है। बता रहा है कि उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। जब हम इसको मैप पर देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि यह क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो लिखता है कि जो उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण की बात किया जाए तो हिंद महासागर है, पश्चिम की तरफ अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो यह तो हो गई इसके भौगोलिक परिदृश्य की बात। दक्षिण एशिया में चीन को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ हमने इसे रेड कलर से डार्क किया हुआ है ताकि आपको ध्यान में रहे कि जो चीन है दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। आपको इस प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया गया है, तो चीन इसका सही उत्तर होगा। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली भी नहीं है। एक सी राजनीतिक प्रणाली कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए भारत में अभी लोक गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। वहां कभी तख्ता पलट हो जाता है तो सैनिक शासन आ जाता है, तानाशाही रवैया होने लगता है। श्रीलंका की बात किया जाए तो श्रीलंका में भी लोकतंत्र है, नेपाल में लोकतंत्र है लेकिन राजशाही लोकतंत्र है। तो सभी जगह जो शासन का व्यवस्था है एक तरह नहीं है, राजनीतिक प्रणाली एक सी नहीं है, यह कहना चाह रहा है। ठीक है, ये तो होगी बात हो गया कि दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया के हमने भौगोलिक परिदृश्य देखे कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है।
और अब हम एक एक करके देखेंगे जो दक्षिण एशिया में देश शामिल हैं उनके भारत के साथ कैसे संबंध रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे भारत और श्रीलंका से। तो लिखता है, भारत और श्रीलंका में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। और जो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दोनों में एक समय से ही, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, तब से लेकर दोनों देशों में जो लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेसी है वो सफलतापूर्वक कायम है। एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है और श्रीलंका पर भी यह बात लागू होती है। क्योंकि भारत और श्रीलंका दोनों एक साथ आज़ाद हुए, दोनों के आज़ाद होने में कोई बड़ा समय का अंतर नहीं है, तो यह बात भी दोनों पर लागू होती है कि दोनों देश जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव जातीय संघर्ष को लेकर है। यहाँ पे एक बात है कि जो श्रीलंका है और जो भारत की सरकार है, भारत की सरकार और श्रीलंका की सरकार में कुछ बातों को लेकर मनमुटाव है। तो यह है कि वहाँ जो तनाव है जातीय संघर्ष को लेकर, दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो जातीय संघर्ष में हुआ क्या कि जो भारत के तमिलनाडु वाले राज्य हैं वहाँ के तमिल निवासी श्रीलंका में जाकर बसते हैं और श्रीलंका में जाकर बसते हैं, तो श्रीलंका के जो मूल निवासी हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि भारत से आकर तमिल हमारे देश में बसे, हमारे यहाँ का संसाधनों का उपयोग करें, हमारे यहाँ के रोजगार का लाभ उठाएं। तो वह ऐसा नहीं चाहते श्रीलंका के निवासी। तो उनके बीच में, भारत के तमिलों के बीच में और जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं उनके बीच में संघर्ष है, तो उसे हम कहते हैं जातीय संघर्ष। तो बस यही एक मुद्दा है, भारत और श्रीलंका के बीच में संबंधों को थोड़ा खराब बनाता है, थोड़ा बेहतर नहीं बनाता है। बस यही एक मनमुटाव वाला मुद्दा है भारत और श्रीलंका के बीच में। लिखता है कि जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो, तो ऐसे में भारतीय नेताओं या फिर भारतीय जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी ना इधर की बात करना ना उधर की बात करना, ना इस पक्ष की बात करना ना उस पक्ष की बात करना, यानी न्यूट्रल रहना, किसी की तरफ दावेदारी नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, तो उसे हम कहते हैं तटस्थ। तो तटस्थ बने रहना तो असंभव लगता है कब, जब भारतीय तमिल आबादी पर उत्पीड़न किया जा रहा हो या फिर उसे मारा जा रहा हो, या तो उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की जब समस्या हो, तो किस किस प्रकार से भारतीय नेता खुश हो सकते हैं। नाखुश होना तो उनका लाजमी है और भारत की जनता भी इससे नाखुश होगी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना तो असंभव लगता है। वो जब भी बात करेंगे तो भारत के पक्ष की ही बात करेंगे, क्योंकि वो भारतीय लोग हैं हमारे। लिखता है आगे कि 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीतियों पर अमल कर रही है। 1987 में जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, भारत की जो तमिल आबादी थी श्रीलंका में जाकर रह रही थी और श्रीलंका के जो मूल निवासी थे, सिहली जिसे कहते हैं, दोनों के बीच में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो 1987 में भारत की सरकार ने श्रीलंका से इजाजत लेकर अपनी शांति सेना भेजी थी, अपनी आर्मी को भेजा था। लेकिन दुर्भाग्यवश 1989 में 2 साल बाद वे बिना सक्सेस हुए वापस चली आई। तो तब से लेकर जो कह रहा है कि तब से भारतीय सरकार जो है श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में उसके जो प्राइवेट्स मूवमेंट्स होते हैं उनमें असंलग्नता की नीतियों पर अमल करती है, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है उनके जो अंदरूनी मामले होते हैं। इस प्रकार भारत और जो श्रीलंका के जो संबंध है वो ज्यादा परिदृश्य नहीं है, ज्यादा पारदर्शी नहीं है। जब से वो कांड हुआ है 1987 में तमिलों के साथ जब से ये बुरा बर्ताव हुए हैं, तब से लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में उतने ज्यादा मनमुटाव देखे गए हैं। आगे लिखता है, भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर भी दस्तखत किए हैं। भारत और श्रीलंका ने एक ट्रीटी साइन की है, मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। अब जब भी कोई देश आपस में व्यापार करते हैं तो दोनों देशों के जो संबंध होते हैं एक अच्छी पटरी पर चलती है, एक अच्छे रिश्ते कायम करने में सफल होते हैं।
क्योंकि जो व्यापार है किसी भी देश में उसके संबंधों को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ और इस समझौते के तहत दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए, बेहतर हुए। जो मनमुटाव पहले से चले आ रहे थे 1987 के कारण, वे उस पर थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ। भारत और श्रीलंका के अन्य कई मामलों में भी मदद करता रहा है। जो भारत है श्रीलंका के छोटे मोटे कई सारे अंदरूनी मामलों में मदद करता रहा है उसकी इच्छा के अनुसार, जिससे दोनों देश जो है भारत और श्रीलंका एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। ये जाहिर सी बात है कि जब एक दोस्त एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करेगा तो ना चाहते हुए भी दोनों देशों के बीच में दोस्ती बढ़ेगी, मित्रता बढ़ेगी और दोनों देश एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, तो यहाँ दो देश की बात हो रही, तो देश में भी कुछ इसी प्रकार का ही होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब दो देश व्यापार करते हैं तो उनके संबंधों में भी सुधार होते हैं, उनके संबंध बेहतर होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि भारत जो है श्रीलंका के कई सारे मामलों में मदद करता रहा है और इससे दोनों देशों के जो संबंध है काफी हद तक बेहतर हुए हैं। ये तो होगी भारत और श्रीलंका की बात। अब हम देखेंगे आगे भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या स्थिति है, दोनों के रिश्ते किस प्रकार के हैं। तो लिखता है, ये जो आप देख रहे हैं पूरे टॉपिक्स जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी बुक से लिखे गए हैं और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको यहाँ लिखा गया है। टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप एनसीईआरटी बुक उठाकर पढ़ेंगे भी तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार के हेडिंग मिलेंगे जैसा आपको बुक में होगा। ठीक है, तो आप इसके बाद वीडियो देखने के बाद आप बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपने पहले बुक पढ़ा है तो वीडियो देख रहे होंगे तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, तो आप बुक को जरूर पढ़ें, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए हम सीधा चलते हैं। लिखता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। भारत और जो बांग्लादेश है दोनों देश के बीच में जो मुद्दा है, जो विभेद का मुद्दा है, वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में बंटवारे को लेकर है। यही दो मतभेद है, मतभेद के मुद्दे हैं। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध आप्रवास पर ढाका के खंडन। लिखता है कि भारत सरकार जो है बांग्लादेश की सरकार से नाखुश है, यानी उससे प्रसन्न नहीं है, उनसे खुश नहीं है। उसके क्या कारण है, तो यह लिखता है कि जो भारत में अवैध प्रवास हो रहा है, जो बांग्लादेश के निवासी बांग्लादेश के नागरिक भारत में अवैध रूप से आकर बस रहे हैं, अवैध रूप से आकर यहाँ रह रहे हैं, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है बांग्लादेश। वही मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे नागरिक भारत में जाकर अवैध रूप से रह रहे हैं। ठीक है, तो इस पर भी भारत सरकार नाराज हो जाता है कि एक तो आपके नागरिक हमारे यहाँ आ रहे हैं और ऊपर से आप ये मानने के लिए भी तैयार नहीं हो कि आप हमारे नागरिक यहाँ आके रह रहे हैं। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा बात यह है कि भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, जो बांग्लादेश है वो भारत के विरोध में इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन देता है, उसे सहायता करता है, उसे हेल्प करता है ताकि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों के समर्थन देते हैं, इससे भी भारत नाखुश रहता है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश इनकार करता है। जो भारत के 7 सिस्टर्स वाले स्टेट हैं वहां जाने के लिए भारत को रास्ता चाहिए और भारत कहता है कि हम आपके क्षेत्र से होकर थोड़ा जाएंगे, बांग्लादेश से होकर जाएंगे। तो ऐसा वो माना करते हैं, कहता है नहीं, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हम अपने क्षेत्र से होकर आपकी सेना को नहीं जाना देंगे। तो भारत कहता है कि ठीक है, नहीं जाने दीजिए। लेकिन एक होता है मनमुटाव दोनों देशों के बीच में हो जाते हैं। आगे लिखता है कि ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात करने देने जैसे मसले शामिल हैं। यानी ऐसे बहुत सारे मसले शामिल हैं। जो ये सारे मसले आप देख रहे हैं, जो टॉपिक्स देख रहे हैं, जो कारण देख रहे हैं कि भारत आखिर बांग्लादेश से क्यों खुश नहीं है, क्यों नाराज है, तो इसके ये सारे टॉपिक कारण बताए गए हैं जो एनसीईआरटी में लिखे गए थे। आगे लिखता है क्या कि बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि जो भारतीय सरकार है नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके की दादा की तरह बर्ताव करती है। इलाके की दादा का मतलब क्या हुआ कि उस इलाके में, बांग्लादेश वाले इलाके में दादागिरी दिखाती है, तानाशाही दिखाता है।
ठीक है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव बंदरगाह कहाँ है? तो बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा पतन है, एक बहुत बड़ा बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह। तो इसके अलावा जो भारत की सरकार है भारत की सरकार पर चटगांव बंदरगाह, पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने की भी आरोप है। यानी यहाँ जो बताया गया है बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश भारत पे कई सारे आरोप लगाते रहे हैं, जिसमें एक आरोप यह है कि जो भारत की सरकार है वो चटगांव बंदरगाह में विद्रोह को हवा देता है, यानी विद्रोह को बढ़ावा देता है, उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा बांग्लादेश की सरकार का कहना है। अगला बताया गया है कि जो बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस है उसमें सेंधमारी करता है भारत, ठीक है, और गलत तरीके से व्यापार कर बेईमानी करता है, व्यापार में घोटाले करता है। भारत पे ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं बांग्लादेश के द्वारा। तो इन सारे आरोपों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत एक ईमानदार देश है और सच्चा देश है, ठीक है। तो अक्सर मुसीबत में बांग्लादेश की मदद करता रहता है। यह लिखा भी गया है कि इन सभी विवादों के बावजूद भी भारत और बांग्लादेश जो है कई मसलों पर सहयोग करते हैं। खासकर भारत बांग्लादेश की मदद करता रहता है हमेशा। पिछले 20 वर्षों की अगर हम डाटा देखें तो 20 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बेहतर हुए हैं, दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ा है, दोनों देशों के बीच में कई सारे संसाधनों के लेकर संधियां हुई हैं। आगे लिखता है कि जो बांग्लादेश है भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का भी हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत जो लुक ईस्ट नीति है और जो एक्ट ईस्ट नीति है, इस एक्ट ईस्ट नीति और लुक ईस्ट नीति के अंतर्गत क्या होता है? तो इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। तो अभी तक हम जिस दक्षिण एशिया के देशों के बारे में पढ़ रहे हैं उसकी मानचित्र पे स्थिति कुछ इस प्रकार है। यहाँ तो आप भारत देख रहे हैं, इंडिया, उसके बगल में ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, जो भी हाल ही में अफगानिस्तान है दक्षिण एशिया में शामिल किया गया है, जो सबसे अंतिम अंतिम दक्षिण एशिया के देश है, ठीक है। उसके बाद नेपाल की स्थिति कुछ इस प्रकार है, इसके बगल में यहाँ पे भूटान है, बांग्लादेश है। यहाँ पे देखें तो ये हिंद महासागर है, उत्तर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो जो हमने शुरू में वीडियो के शुरू में जब हमने देखा था कि जो दक्षिण एशिया के भौगोलिक परिदृश्य है उसमें इन सभी चीजों की बात की गई था, क्या कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में क्या है तो हिंद महासागर है, पूर्व में क्या है तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है तो अरब सागर है। तो ये सारी स्थितियां आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें जो दक्षिण एशिया के देश है उसमें भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है, मालदीव शामिल है। ये सारे देश दक्षिण एशिया में शामिल है। तो इन्हें ही हम दक्षिण एशिया कहते हैं और इन देशों के लिए ही दक्षिण एशिया पद का व्यवहार भी किया जाता है। जो दक्षिण एशिया शब्द है उसका इंडिकेशन इन सभी देशों को सूचित करने के लिए किया जाता है। अब हम आगे चलेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखें जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं के शासन रहा है। यानी पाकिस्तान, जो आप बांग्लादेश यहाँ देख रहे हैं वो शुरुआती वर्षों में पाकिस्तान ही था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और जो पाकिस्तान देख रहे हैं ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान बाद में जाकर बांग्लादेश बन गया भारत के सहयोग से, भारत की मदद से। तो इसकी तो स्टोरी हम कभी बाद में समझेंगे, फिलहाल यहाँ जो लिखा गया उसे हम समझते हैं। लिखता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। यानी पाकिस्तान में सेना का भी शासन कभी कभी हो जाता है और कभी लोकतांत्रिक सरकार भी आती है, चुनाव के माध्यम से सरकारें आती हैं, नेता आते हैं। तो ऐसी स्थिति बांग्लादेश में भी है और पाकिस्तान में भी है। शीत युद्ध के बाद के वर्षों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा है। यानी जब 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया तो विश्व जो है एक ध्रुवीय बन गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र एक अस्थायी रूप से कायम हो सका है। और पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार दो लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पाकिस्तान में दो लोकतांत्रिक सरकारें बनी और पहली सरकार तो बेंजीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई थी।
पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार। 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हो गया, वहां सेना का शासन हो गया। सेना ने सरकार को गिरा दिया, सरकार की जो बहुमत है उसको पलट दिया और जो सरकार का जो संसद था संसद में कब्जे कर लिया। संसद में कब्जा करने के बावजूद वे तख्ता पलट हो गया वहां और सेना का शासन हो गया। सैनिक वहां जो सेना कमांडर थे उन्होंने पूरे देश की जो शासन की बागडोर थी अपने हाथों में ले लिया। 2008 से फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन कायम है। अब 1999 में सैनिक तख्ता पलट तो हुआ पाकिस्तान में, लेकिन 2008 से फिर से भी फिलहाल लोकतांत्रिक सरकार तो कायम है पाकिस्तान में। अब हम देखेंगे भारत और नेपाल के क्या संबंध हैं, कैसे रिश्ते रहे हैं पिछले वर्षों में। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। ये जो सारी बातें देख रहे हैं बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से लिखे गए हैं, अभी करेंट में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। करेंट की चीजों को अलग से लाया जाएगा, अलग वीडियो में बताया जाएगा कि अभी फिलहाल करेंट में भारत और अन्य देशों के दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच में कैसा संबंध है, तो वो भी करेंट की वीडियो में आएगा। ये जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं तो इनको एनसीईआरटी में ही खत्म किया जाएगा। तो लिखता क्या है कि 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, यानी वहां संविधान था लेकिन जो शासन का प्रमुख था जो वहां कौन थे, तो राजा ही था, क्योंकि वहां राजतंत्र है तो राजा ही सबसे मेन प्रमुख था, शासन का प्रमुख था, औपचारिक प्रमुखता कहे। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बना। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है, एक ट्रीटी हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आ जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो भारत 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था, 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। और बताया गया है कि भारत और नेपाल के जो भी रिश्ते हैं बहुत मधुर रहे हैं और सबसे विशेष बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों देशों के बीच में एक ट्रीटी हुई है, एक संधि हुई है। इस संधि के तहत हुआ क्या है कि चाहे भारत के नागरिक हो नेपाल में जा सकता है रोजगार की तलाश में या फिर घूमने पर्यटन के उद्देश्य से भी जा सकता है, और जो नेपाल के नागरिक हो वो भी बिना वीजा और बिना पासपोर्ट के भारत में आकर काम कर सकता है, भारत में आकर घूम सकता है, पर्यटन के उद्देश्य से वे आ सकता है, ठीक है। घूमने फिरने की दृष्टि से वे यहाँ आ सकते हैं, यहाँ की दृष्टियों का लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो संधि हुई है भारत और नेपाल के बीच में हुई है वो भी बिना वीजा और पासपोर्ट के एक दूसरे के नागरिक दोनों देशों में जा सकते हैं। इस भारतीय संबंधों के बावजूद दोनों देश के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है, लेकिन भारत एक बात से नाराज रहता है, वो यह एक बात है कि जो नेपाल है, नेपाल की दोस्ती चीन के साथ है, नेपाल की चीन के साथ दोस्ती है। और कहा जाता है, कहावत है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। ठीक इसी प्रकार जो नेपाल है, क्योंकि चीन हमारा दुश्मन है, चीन ने हमारे भारतीय सीमाओं पर आक्रमण किया है, भारत के साथ युद्ध किया है, तो भारत देखा जाए तो चीन भारत का प्रत्यक्ष रूप से एक दुश्मन ही है और दुश्मन का दोस्त नेपाल बन रहा है। नेपाल की दोस्ती चीन के साथ बढ़ रही है, तो इससे भारत सरकार को थोड़ी अप्रसन्नता होती है, थोड़ा दुख होता है कि जो हमारे दुश्मन है उसके साथ नेपाल की दोस्ती बढ़ रही है। तो ऐसा भारत सरकार का कहना है कि ठीक है, उससे भारत सरकार की अप्रसन्नता होती है, थोड़ा दुख जाहिर करता है नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है, ऐसा भी कहना है भारत सरकार का। कि जो भारत सरकार कह रही है कि जो नेपाल की सरकार है, नेपाल की सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। जैसे मान लीजिए कि आतंकवाद है तो भारत में बहुत सारे घुसपैठ की कोशिश किए जाते हैं, तो अगर नेपाल को इसकी जानकारी हो तो नेपाल इसे बता सकता है, भारत को जानकारी दे सकता है। तो ऐसा नहीं करता है नेपाल, जो है भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता है और इससे भी भारत जो है नाखुश है, इसके कारण भी भारत जो है नाराज रहता है नेपाल से।
भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं। यहाँ जो है नेपाल में एक आंदोलन चल रहा है, माओवादी आंदोलन चल रहे हैं। तो भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सीबीआई है, रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, तो वे जो है अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है कि जब आपके यहाँ नेपाल में जो माओवादी आंदोलन चलाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से, तो ऐसा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा हो सकता है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में भी दखल दे रही है। वहां के नागरिकों का, नेपाल के नागरिकों का कहना है, उनका ऐसा सोच है, उनका ऐसा मानना है कि जो भारत सरकार है नेपाल के अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर कर रही है, दखल दे रही है और उसके नदी जल तथा पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए है। तो ऐसा नेपाल के नागरिकों का मानना है और नेपाल के जो सरकार है, नेपाल सरकार का भी ऐसा ही मानना है, कुछ वैसा ही दृष्टिकोण है वहाँ के लोगों का और वहाँ की सरकार का। उनको लगता है कि जो भारत है उनके पन बिजली पे आंख गड़ाए हुए है और नदी जल पे भी उनकी कड़ी नजर है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने क्षेत्र से समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। जो नेपाल है एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है कि चारों तरफ से जमीन से घिरा होना, ठीक है। तो चारों तरफ से जब कोई देश जमीन से घिरा होता है तो उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं और उसके आसपास कई सारे देश होते हैं तो उसे लैंड लॉक कहते हैं। तो यह कह रहा है कि जो भारत है, भारत सरकार उसको समुद्र तक पहुंचने से रोकता है, समुद्र तक पहुंचने से मना करता है, लेकिन वैसा उसका भ्रम है नेपाल सरकार का। वास्तव में भारत ऐसा कुछ भी नहीं करता है। भारत तो एक तटस्थ और ईमानदार देश है, एक सच्चा देशभक्त है, अन्य देशों के प्रति सद्भाव और निष्ठा की भावना भी रखता है और कई सारे मौकों पर नेपाल की भी मदद करता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध जो है एकदम मजबूत है और शांतिपूर्ण भी है। कई कई मुद्दों पे मतभेद हो जाते हैं, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत और नेपाल के जो संबंध है 80% तक तो एकदम सही ही है और मजबूत है, शांतिपूर्ण है। विभेद तो सभी देशों के बीच में थोड़ा बहुत रहते ही है, मनमुटाव होता ही है, लेकिन विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार करते हैं, वैज्ञानिक सहयोग करते हैं, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मसले पर एक साथ खड़े हैं, एक साथ सहयोग कर रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद बंधी है। और जब से 2008 के बाद से जब से नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई है, नेपाल में लोकतंत्रात्मक सरकारें आई हैं, तब से भारत और जो नेपाल है, नेपाल की सरकार के बीच में संबंध एकदम मजबूत हो गए। क्योंकि भारत भी लोकतांत्रिक गणराज्य देश है और नेपाल भी लोकतांत्रिक गणराज्य देश है, तो दोनों की जो भावनाओं को समझने में मदद मिलती है, नेता आपस में आसानी से बात कर सकते हैं और विकास के मॉडल पर बात कर सकते हैं, उनकी राय अपनी अपनी हो सकती है। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है दोनों देशों को एक बातचीत करने का। तो इस प्रकार दोनों को देशों के जो संबंध है मजबूत हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार रहेंगे। तो यहाँ पे हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कई सारे टॉपिक्स बताए गए हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे। और जो यह चैप्टर है, चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, इसका पार्ट 1 तो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। बचे हुए जो पार्ट 2 होंगे और पार्ट 3 होंगे, उसको अगले वीडियो में लाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।